हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, सामाजिक प्रक्रियाएं, असहयोगी और सहगामी। देखिए, अब तक जो हमने अभी जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोगी और सहगामी प्रक्रिया हमने जाना कि वो क्या होती हैं और समाज के लिए किस तरह से वो महत्वपूर्ण है। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि असहगामी जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं ये किस तरह से समाज के लिए या व्यक्ति के लिए जीवन में विघटन का योगदान देती हैं। यानी असहगामी सामाजिक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को विघटित करने में योगदान देती हैं। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, जिनमें सबसे पहला है प्रतिस्पर्धा। देखिए, प्रतिस्पर्धा का प्रतियोगिता को एक असहगामी सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। इसका कारण यह है कि प्रतिस्पर्धा में कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के प्रति कुछ ईर्ष्या द्वेष के भाव पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को पीछे रखकर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। अत्यधिक या अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा समाज में संगठन को ठेस पहुंचाती है और उसे विघटन की ओर ले जाती है। लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों को प्रगति करने या आगे बढ़ाने और साथ ही अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने की प्रेरणा भी देती है। कुशलतापूर्वक निरंतर प्रयत्न करते रहने को प्रोत्साहन भी कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता ही देती है। तो एक कार्य को उत्तम के साथ पूरा करने में मदद भी प्रतियोगिता ही देती है। तो इस तरह से आधुनिक समय में प्रतिस्पर्धा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वो खिलाड़ी हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, वकील, डॉक्टर, सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा पाई ही जाती है। प्रतिस्पर्धा में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियम, प्रथा, परंपरा के अनुसार प्रयत्न करना और साथ ही इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता है। जब बल प्रयोग या हिंसा या छल कपट काम में लेते हुए लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है तो वहाँ इसे प्रतिस्पर्धा नहीं कहते हैं बल्कि संघर्ष कहते हैं। अब हम प्रतिस्पर्धा के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन के अनुसार प्रतिस्पर्धा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिद्वंदी व्यक्ति या समूह किसी जनता के समर्थन और साथ ही प्राथमिकता के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उस व्यक्ति या समूह को अपने हितों के समर्थन में अनुरोध करते हैं, न कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा या इसके भय का प्रयोग करते हैं। वहीं समाजशास्त्री बिन्सजन और बिन्सजन के अनुसार प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य जो इतना सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते हैं, इसी होड़ को जब पाने का प्रयत्न होता है तब यही प्रतिस्पर्धा होता है। वहीं समाजशास्त्री बोगार्ट ने लिखा है कि प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होड़ है जो इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है कि उसकी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। वहीं समाजशास्त्री सदरलैंड और बाकी सब विद्वानों ने लिखा है कि प्रतिस्पर्धा व्यक्ति या समूहों के बीच उन संतुष्टियों या फिर जिन्हें उनके सीमित होने के कारण सब प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि प्राप्ति हेतु एक अव्यक्तिगत, अचेतन या निरंतर प्रयास है। इस तरह से सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रतिस्पर्धा का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। इन सभी परिभाषाओं से ये समझ में आता है कि प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच किसी सीमित वस्तु के या अधिकार या सेवा को प्राप्त करने के लिए या फिर प्रथा या नियम के अंतर्गत किया गया प्रयत्न है। अब हम प्रतिस्पर्धा के प्रकार को जानेंगे। देखिए, प्रतिस्पर्धा के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा। इसे समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन ने चेतन प्रतिस्पर्धा के नाम से भी पुकारा है। इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा करने वाले एक दूसरे को कहीं न कहीं व्यक्ति रूप से भली भांति जानते हैं। यह प्रतिस्पर्धा चेतन रूप में होता है, यानी कि व्यक्तियों को पता होता है कि हम किससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा केवल एक दूसरे को नहीं जानने बल्कि एक दूसरे के प्रयत्नों के प्रति भी जागरूक होते हैं व्यक्ति इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत। तो इस तरह से अगर हम उदाहरण लें तो किसी महाविद्यालय में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता या अखाड़े में दो पहलवानों के बीच होने वाली कुश्ती और साथ ही चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के बीच मुकाबला जो होता है, ये भी
प्रतिस्पर्धा इसी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आता है, यानी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत। प्रतिस्पर्धा का दूसरा प्रकार है अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा। समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन ने इसे अचेतन प्रतिस्पर्धा का नाम दिया है। इसमें प्रतियोगी एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं हैं, वे अपने लक्ष्य और प्रयत्नों के प्रति बस जागरूक होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में परीक्षार्थी बैठते हैं, लेकिन वे न तो एक दूसरे को जानते हैं और न ही एक दूसरे के प्रयत्नों को। वे तो अपने अपने तरीके से परीक्षा की तैयारी करते हैं। अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगी एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन वे अन्य की तुलना में आगे बढ़ने या प्रतियोगिता में सफल होने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रमुखतः अलग अलग समूहों जैसे राजनीतिक दलों, आर्थिक संगठनों और धार्मिक समूह या राष्ट्रों के बीच पाई जाती है। आजकल ये जटिल समाजों में अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। समाजशास्त्रियों द्वारा प्रतिस्पर्धा के स्वरूप को भी जान लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है, यानी 4 प्रकारों को बतलाया है। पहला है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। देखिए, जो व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच आर्थिक स्पर्धा पाई जाती है, वे अधिक लाभ कमाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इस तरह से ये आर्थिक स्पर्धा हुई। तो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के क्षेत्र में अलग अलग व्यक्तियों और समूहों के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा आर्थिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ही आती है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। देखिए, जब 2 संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझकर उसे दूसरों पर थोपने का प्रयत्न करता है। जब यह प्रयत्न प्रतिस्पर्धा के नियमों को लांघकर हिंसा या बल का सहारा लेती है, तो उस समय सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा सांस्कृतिक संघर्ष में बदल जाती है। स्वयं भारत में हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों में सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है भूमिका या परिस्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा। देखिए, समाज में कुछ भूमिकाएं और परिस्थितियां अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति और समूह उन भूमिकाओं को अदा करना या उन परिस्थितियों को प्राप्त करना चाहता है जो उनकी स्वयं की साथियों की ओर या अन्य समूहों की दृष्टि में ऊंचा माना जाता है। इसके लिए उन्हें अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। अन्य शब्दों में इसे प्रतिष्ठा का सूचक भी माना जाता है। व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में उच्च परिस्थिति प्राप्त करने या महत्वपूर्ण माने वाली जो भूमिकाएं होती हैं समाज में, इसको निभाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि ऊंचे से ऊंचा पद, ऊंचे से ऊंचा भूमिका उन्हें प्राप्त हो। तो इस तरह से भूमिका या परिस्थिति के लिए भी लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये भी एक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। चौथा है प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। देखिए, एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति में शारीरिक विशेषताओं जैसे चमड़ी का रंग, कद, मुंह का आकार, बालों की विशेष बनावट, इन सभी के आधार पर भी अंतर पाए जाते हैं। साथ ही एक प्रजाति अपने आप को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ होने का दावा भी करती है। हालांकि ये एक भ्रम की धारणा है जिसे आज तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है। इसी धारणा के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। समाजशास्त्री गिलिन और गिलिन द्वारा बताए गए प्रतिस्पर्धा के ये जो 4 स्वरूप है, इसके अलावा भी भारत में एक अन्य स्वरूप भी पाया जाता है जो है जातीय प्रतिस्पर्धा। देखिए, जातीय प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है भारत में। वर्तमान समय में तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ने या उन्नत करने के लिए प्रयत्न करता है। यही बात सैनिक तैयारियों के क्षेत्र में भी पाई जाती है। अलग अलग राष्ट्रों में अधिक शक्ति और साधन प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो ये भी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ही आता है।